आपकी ये ऊर्जा, आपका ये उत्साह, ये उमंग स्वाभाविक है। निवेदन आप सभी से है, अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी विराजे अपने स्थान पर। नमस्कार देवियों सज्जनों, विकसित भारत विकसित हरियाणा के इस विशाल और भव्य आयोजन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। अहिरवाल की ये पुण्य धरा, ये वीर वसुंधरा आज एक बार फिर से धन्य हुई है माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति से। विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्पों को आज एक नई ऊर्जा मिल रही है, नई प्रेरणा मिल रही है। महोदय, आपके आगमन से नमन, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों आप सबकी तरफ से। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथियों में शामिल हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, माननीय सांसद नायब सिंह जी, विप्लव कुमार देव जी और धर्मवीर जी। आप सभी विभूतियों का, प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी भाइयों बहनों का, वर्चुअली हम सब से जुड़े सभी हरियाणा वासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस आयोजन में। आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस हरियाणा प्रदेश की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन पर उन्हें शॉल और शंख भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। शंख पर भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को बहुत सुंदर उकेरा गया है कारीगरी के माध्यम से। आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों की आवाज खूब सारी आनी चाहिए मंच तक। इस वंदन अभिनंदन में मुख्यमंत्री महोदय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। यह शंख भी है जो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में योगेश्वर कृष्ण के 52 फुट विराट स्वरूप स्थापित किया गया, उसी का प्रतिरूप और उसी की प्रतिमा। और हरियाणा प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि वे भगवान श्री कृष्ण की एक मनोहारी प्रतिमा जो है वो प्रधानमंत्री महोदय को आपके करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ भेंट करें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरा पर संदेश दिया श्रीमद् भगवद गीता का। वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई जी मोदी, गवर्नर साहब बंडारू दत्तात्रेय जी, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी, सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरदारी, भाइयों और बहनों, आज मुझे मोदी जी का स्वागत करने के लिए बुलाया गया है और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दूसरी बार नरेंद्र भाई मोदी का रेवाड़ी के अंदर आगमन हुआ है। पहले जब हुआ था, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब हुआ करते थे और यहाँ के सैनिकों ने और भूतपूर्व सैनिकों ने उनको रेवाड़ी के अंदर एक जलसे के अंदर बुलाया और एक डिमांड रखी थी कि हमारे को 1 रैंक 1 पेंशन अगर आपकी सरकार बनती है तो आप हमारे को मुहैया करवाइए। सन 14 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार मेजॉरिटी के साथ बनी और सबसे पहले जो कार्य उन्होंने किया था वो 1 रैंक 1 पेंशन मंजूर करी थी। पहले साल के अंदर 2,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ था सन 14 के अंदर और बढ़ते बढ़ते आज के दिन 28,600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है OROP के ऊपर। ये पहली झलक थी मोदी के गारंटी की। जब आपने सरकार संभाली तो उस टाइम के ऊपर सन 14 के अंदर केवल 7 एम्स हुआ करते थे। भारतवर्ष के अंदर केवल 7 एम्स हुआ करते थे और आज के दिन आप ये 22वें एम्स का शिलान्यास रखने के लिए आए हैं। दूसरी पारी आपकी सन 19 के अंदर शुरू हुई थी
भारी बहुमत 300 सीट और 300 से अव्वल सीट भारत की जनता ने आपको दिलाई थी। लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि कोविड का भी प्रकोप हमारे ऊपर आकर के मंडलाने लगा। 220 करोड़ वैक्सीनेशंस केवल हमारे देशवासियों को उपलब्ध करवाई गई। 150 मुल्क ऐसे हैं विश्व के अंदर, कुल मिलाकर के यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 मुल्क हैं, लेकिन उन 193 मुल्कों में से 150 मुल्क ऐसे हैं जो भारत का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। मोदी सरकार ने, उनकी गारंटी ने इस वैक्सीन को 150 मुल्कों को उपलब्ध करवाया। आयुष्मान भारत कार्ड आपने इशू करवाया, जिससे 50 करोड़ आज के दिन लाभार्थी देश के अंदर इसका फायदा उठा रहे हैं। जो भी देश विकसित होना चाहता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खासा ध्यान देना चाहिए और देता आए हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो। मेट्रो के अंदर सन 14 के अंदर एक साल के अंदर केवल 23 किलोमीटर मेट्रो स्थापित हुआ करती थी, जो आज के दिन 63 किलोमीटर प्रति साल आज के दिन मेट्रो खड़ी होने लग रही है। और गुड़गांव के अंदर हुडा सिटी सेंटर से लेकर के और साइबर हब तक 27 किलोमीटर का ये फासला 5,500 करोड़ से अव्वल पैसे से खर्च होकर के संपन्न होगा। मोदी जी, लोगों की 800 साल पुरानी मांग आपने पूरी करी। आपने राम मंदिर बनाया, आपने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची है। आपने दिल्ली का नया वॉर मेमोरियल बनाया। जो पहले वॉर मेमोरियल था वो केवल पहले विश्व युद्ध तक जो शहीद हुए थे उन तक ही सीमित था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर और भारत चीन के और पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के ऊपर जो भी शहीद हुए थे उनका उसके अंदर जिक्र नहीं था। इस नए वॉर मेमोरियल ने उन सबको आपने शामिल करके और देश की साख फिर से बनाई है, खास तौर के ऊपर उन लोगों के अंदर जो पेटी की नौकरी करते हैं। आपने नई पार्लियामेंट बनाई, आपने नेशनल हाईवे का ही एक ऐसी रफ्तार बना दी कि पिछले 10 साल के अंदर 50,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवेज बने हैं। और ये रफ्तार किस तौर पे बढ़ी है ये भी बताना चाहता हूं कि सन 14 से पहले एक दिन के अंदर केवल 11 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया करते थे पिछली सरकारें, और आज के दिन 63 किलोमीटर फी दिन नेशनल हाईवेज बनने जा रहे हैं और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। अंत में, ज्यादा लंबा नहीं मैं बोलूंगा, अंत में एक ही कहना चाहता हूं कि जो भी देश विकसित होना चाहता है, कैसे भांपा जाता है कि विकसित की राह आज के दिन ये पकड़ रहा है। उसकी जीडीपी देखी जाती है, सालाना क्या आय उसकी है वो देखी जाती है। और कोविड के बाद अगर आप इकोनॉमिक सेंसस के साथ हिसाब लगाएं तो चाइना की सिर्फ 3% जीडीपी बढ़ी, यूएस की 2.1% जीडीपी बढ़ी, फ्रांस की 2.5% जीडीपी बढ़ी, जबकि भारतवर्ष की पिछले साल के अंदर 22-23 के अंदर 7.2% जीडीपी बढ़ी। मोदी जी, मैं आपके सामने खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि जो पिछले 10 साल के अंदर आपने काम किए हैं, न केवल वो लाजवाब हैं बल्कि बेमिसाल हैं। आपके मुपरिवेक्षक मैं कह रहा हूं, लेकिन वास्तव के अंदर आज के दिन भारतवर्ष विकसित होने जा रहा है। भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको तीसरी टर्म दे, ताकि 2047 के अंदर जो आपने सपना हम सबको दिखाया है कि भारत विकसित हो सकता है वो पूरा कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का भी, जो आप तशरीफ लाए, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे खुद स्वयं हमारे बीच के अंदर उपस्थित होकर के इसका शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। भगवान करे आने वाले समय के अंदर ये जो सब सपने हैं इनको आप साकार करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय शंकर। बहुत बहुत आभार माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का।
देवियों सज्जनों, हरियाणा देश के ऐसे अग्रणी राज्यों में अगली पंक्ति में है जिसने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संकल्पों को बहुत ही निष्ठा से, बहुत समर्पण और मेहनत से प्रदेश में साकार किया है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के रूप में प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने भ्रष्टाचार से मुक्त, भाई भतीजावाद से मुक्त, क्षेत्रीय भेदभाव से मुक्त एक पारदर्शी और समावेशी सुशासन का मॉडल इस प्रदेश के लोगों को दिया है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें आप सभी की करतल ध्वनि के साथ। भारत माता के, भारत माता के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हरियाणा के इन 4 जिलों से दक्षिण हरियाणा विशेष तौर पर हजारों की संख्या में आज जनसमूह, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब आप आए, हमारा मार्गदर्शन आपने किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन आज का अवसर मैं कहूंगा ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को, और आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर यहां के लोगों की अपेक्षा, वर्षों पुरानी ये मांग थी, यहां एम्स का जैसा 22वां केंद्र, और अपने हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो एक मुहिम चलाई थी, उसमें भी इस एम्स का रेवाड़ी जिले के लिए बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत बड़ा एक योगदान है। इस एम्स से न केवल दक्षिण हरियाणा के लोगों को बल्कि राजस्थान के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर दूर राजस्थान भूमि शुरू हो जाती है। तो इस नाते से इस एम की बनाने के भूमिका में, जैसा माजरा गांव, यहां के लोगों ने हमको अपनी पंचायती जमीन भी दी है, और यहां के प्राइवेट लोगों की जमीन को हमने खरीद करके और इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं माजरा गांव का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के उद्घाटन और शिलान्यास में अन्य भी कई कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुरुग्राम का मेट्रो स्टेशन जो प्रोजेक्ट है, लगभग 5,500 करोड़ रुपए का ये मेट्रो का प्रोजेक्ट, इसका भी आप शिलान्यास करेंगे, और ये भी बहुत जल्दी पूरा होकर के न केवल स्थानीय गुरुग्राम के लिए बल्कि प्रदेश देश के लोगों के साथ साथ बहुत बड़ी विदेशी कंपनियों के लोग भी यहां अपना निवेश करने के लिए आए हैं, व्यापार उद्योग करते हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, उसकी प्रगति हमारे देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, उसका भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार रेलवे के कई प्रोजेक्ट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, पहला हमारा हवाई अड्डा हिसार में तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इस प्रकार की फ्लाइट्स का विषय भी शुरू होगा। रेलवे का जाल फैलाने में आज एक बड़ी रेल लाइन रोहतक से लेकर के हांसी तक
क्योंकि इसके कारण से पश्चिम हरियाणा दिल्ली से बहुत छोटे मार्ग से जुड़ जाएगा। उसका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वहां पर पहली रेलवे गाड़ी जो है उसको शुभारंभ करने के लिए आप हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे के इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए है। और ऐसे ही जैसे बहुत प्रकार के सांस्कृतिक महत्व की बातें हम आज देख रहे हैं, अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है। देश में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष, वैसे तो पिछले 10 सालों में आपने जो हमें राह दिखाई है, राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं। और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी करने, आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाएं। दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीर धरा रेवाड़ी से पूरे हरियाणा को राम राम। मैं जब भी रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में
जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है, तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण, ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। मैं कल ही 2 देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती हैं, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। भारत ने G20 का सफल सम्मेलन किया, तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका, तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना, ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में, अब मुझे आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए।
हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योति सरमय कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे हैं कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर
रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। साथियों, यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए, जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिल रहा है, उससे भी कम कांग्रेस ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट में रखा था, सिर्फ 500 करोड़। ऐसे झूठ और धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। साथियों, मैंने रेवाड़ी वासियों को, हरियाणा के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी। आज यहां एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे राव इंद्रजीत तो इस काम के लिए लगातार, वो बोलते कम है लेकिन जो तय करे उसके पीछे लगे रहते हैं। आज एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की, और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे।
और इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा, युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी मिलेगा और रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। रेवाड़ी में देश का 22वां एम्स बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज बने थे। बीते 10 वर्षों में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। हरियाणा में भी हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। साथियों, मैं ऐसी अनेक गारंटियां गिना सकता हूं जो देशवासियों के आशीर्वाद से पूरी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। तो नीति भी तो वही होगी जिसमें लूट है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी है। साथियों, कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जितना ज्यादा कांग्रेस साजिशें करती है, उतना ही ज्यादा जनता मुझे मजबूत करती है, अपना आशीर्वाद देती है। इस बार भी कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं, लेकिन मेरे देश की जनता का सुरक्षा कवच, और जब जनता का सुरक्षा कवच होता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद होते हैं, माताएं बहनें ढाल बनकर के खड़ी होती हैं, तो संकटों से पार भी निकलते हैं और देश को आगे भी बढ़ाते हैं। और इसलिए आप सबके आशीर्वाद से
हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए लोग कह रहे हैं एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। साथियों, एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, हरियाणा में वही हाल है, आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था, वो भी इनसे भाग रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है, वहां इनसे अपनी सरकारें भी नहीं संभल रही है। आज हिमाचल में लोगों को वेतन और पेंशन देने तक में मुश्किलें आ रही हैं। कर्नाटका में विकास की योजनाओं पर भी कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पा रही है। भाई और बहनों, एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है और दूसरी तरफ बीजेपी का सुशासन। यहां 10 वर्षों से डबल इंजन सरकार है। इसलिए गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं मोदी ने बनाई है, उनके 100% अमल में हरियाणा अव्वल है। हरियाणा खेती के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और यहां उद्योगों का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है। जिस दक्षिण हरियाणा को विकास में पीछे रखा गया, आज वो कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, उनसे जुड़ी जो बड़ी परियोजनाएं हैं, वो इसी हिस्से से गुजर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, दिल्ली दौसा लालसोट के पहले चरण का उद्घाटन हो गया है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूंह जिलों से होकर गुजर रहा है। साथियों, 2014 से पहले हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए हर वर्ष औसतन 300 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। 300 करोड़ रुपए। इस वर्ष हरियाणा में रेलवे के लिए करीब करीब 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब देखिए, कहां 300 करोड़ और कहां 3000 करोड़। और ये अंतर पिछले 10 सालों में आया है। रोहतक, महम, हांसी, जिंद, सोनीपत जैसी नई रेल लाइनों और अंबाला, कैंट, दप्पर जैसी लाइनों के दोहरीकरण से लाखों लोगों का फायदा होगा। ऐसी सुविधाएं जब बनती है तो जीवन भी आसान होता है और कारोबार भी आसान होता है।
भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र में किसानों को पानी की बहुत समस्या रहती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए भी सराहनीय काम किया है। दुनिया की सैकड़ों बड़ी कंपनियां आज हरियाणा से चल रही हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है। साथियों, हरियाणा कपड़ा और परिधान उद्योग में भी अपना नाम ऊंचा कर रहा है। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन, करीब 20% परिधान हरियाणा में ही बनते हैं। हरियाणा के टेक्सटाइल उद्योग को हमारे लघु उद्योग आगे बढ़ा रहे हैं। पानीपत हथकरघा उत्पादों के लिए, फरीदाबाद कपड़ा उत्पादन के लिए, गुरुग्राम रेडीमेड गारमेंट के लिए, सोनीपत टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, तो भिवानी गैर बुने हुए वस्त्रों के लिए आज प्रसिद्ध है। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई के लिए, लघु उद्योगों के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार ने दी है। इससे पुराने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ये तो मजबूत हुए ही हैं, हरियाणा में हजारों नए उद्योग भी स्थापित हुए हैं। साथियों, रेवाड़ी तो विश्वकर्मा साथियों की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। यहां की पीतल की कारीगरी और हस्तकला बहुत मशहूर है। 18 व्यवसायों से संबंधित ऐसे पारंपरिक कारीगरों के लिए पहली बार पीएम विश्वकर्मा नाम से एक बड़ी योजना हमने शुरू की है। पीएम विश्वकर्मा योजना से देश भर में लाखों लाभार्थी जुड़ रहे हैं। भाजपा सरकार इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये योजना हमारे इन पारंपरिक कारीगरों और उनके परिवारों का जीवन बदलने वाली है। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। देश के गरीब, दलित, पिछड़े, ओबीसी परिवार के बेटे बेटियों के लिए बैंकों में गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने मुद्रा योजना शुरू की और बिना गारंटी का लोन देना शुरू किया। देश में अनेक साथी रेहड़ी, पटरी, ठेले पर छोटा मोटा कारोबार करते आए। दशकों से ये काम शहरों में ये साथी करते रहे हैं। इनके पास भी गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। पीएम स्वनिधि योजना से इनकी गारंटी भी मोदी ने ली है। साथियों, गांव के हमारी बहनों की स्थिति 10 वर्ष पहले तक क्या थी? बहनों का अधिकतर समय पानी के जुगाड़ में, खाना पकाने के लिए लकड़ी या दूसरे इंतजाम में लग जाता था। मोदी मुफ्त गैस कनेक्शन लेकर आया, घर तक पानी का नल लेकर के आया। आज हरियाणा के गांवों की मेरी बहनों को सुविधा हो रही है, समय बच रहा है। यही नहीं, इस समय का उपयोग बहनें अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर पाए।
इसका भी इंतजाम किया गया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर में 10 करोड़ बहनों को हमने स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। इसमें हरियाणा की भी लाखों बहनें हैं। बहनों के इन समूहों को लाखों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बना सकूं। अभी तक 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। कुछ दिन पहले जो बजट हम लेकर आए हैं उसमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने नमो ड्रोन दीदी योजना भी शुरू की है। इसके तहत बहनों के समूहों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रोन दिए जाएंगे। ये ड्रोन खेती के काम में आएंगे और इससे बहनों को अतिरिक्त कमाई होगी। साथियों, हरियाणा अद्भुत संभावनाओं का राज्य है। मैं हरियाणा के फर्स्ट टाइम वोटर्स को, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जो 18, 20, 22 साल की उम्र के हैं, उनको विशेष रूप से कहूंगा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। डबल इंजन सरकार आपके लिए विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है। टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल तक, टूरिज्म से ट्रेड तक, हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के लिए हम प्रयासरत हैं। आज पूरा विश्व भारत में निवेश के लिए उत्सुक है और निवेश के लिए हरियाणा एक उत्तम राज्य बनकर उभर रहा है। और निवेश बढ़ने का मतलब है कि नौकरी के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, ये बहुत जरूरी है। एक बार फिर आपको एम्स के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।